जय हिंद। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 7 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका 6 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग पहले का 6 वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है और खान सर का जो बीएसएससी का जो बुक आया था उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा चुका है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका प्रथम प्रश्न है आपका, खसाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ कुश्ती। ओलंपिक पदक में पहला विजेता कौन है? भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता नॉर्मन क्या होता है? नॉर्मन पिजट, जो धावक से संबंधित है। ठीक है। और ओलंपिक पदक में पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है, जो भारोत्तोलन आंदोलन क्या था? भारोत्तोलन आंदोलन से संबंधित रखती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न है, आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? आर हरि कुमार का नौसेना के अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? ऑप्शन नंबर ए 25वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 25वां क्रम है। 27वां क्रम आपका भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष विवेक कुमार राम चौधरी है, जो 27वां क्रम है। भारत के वर्तमान सेना वायु अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी है। और 29वें भारत के थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे है, जो 29वें हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 के खिताब पुरुष एकल विजेता कौन बने? लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 के खिताब पुरुष एकल का विजेता कौन बने? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ ची यू जेन चीनी ताइपे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वो कौन कौन सा राज्य है बांग्लादेश से? पश्चिम बंगाल कौन सा होता है? वेस्ट बंगाल। उसके बाद है त्रिपुरा। उसके बाद क्या है? त्रिपुरा। उसके बाद मेघालय है। उसके बाद मिजोरम है। उसके बाद आपका असम है। ये आपका 5 राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा लगाती है। ठीक है। भारत के जो 17 राज्य कौन सा? भारत के जो 17 राज्य है वो पड़ोसी देश की सीमा से बना हुआ है। भारत की कौन सा? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की विस्तार कर रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,2,1,4 कितना है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,2,1,4 है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर। प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? ऑप्शन नंबर डी मेघालय। अब मेघालय जो है मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था कि उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है, भारत ने इजराइल में से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ऑपरेशन विजय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा केरल में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले AI स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए खोला गया है। सबसे पहले कितना? कक्षा 8 से 12 कितना? कक्षा 8 से 12 तक के लिए खोला गया है। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सिनेमा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा सिनेमा क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा डॉक्टर जूलियस के नायरे। डॉक्टर जूलियस के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1955 ईस्वी में की गई थी और वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस जो गोरखपुर को 2021 के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में क्या शामिल शब्द है? ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है सिटियस, अल्टियस, फंटियस, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा सभी शब्द शामिल है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, उसका कप्तान कौन था? उसका कप्तान पवन सरावत थे। कौन कप्तान थे? पवन सरावत थे। और ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया के बसान में आयोजित किया गया था। और किसको हराकर जीता? ईरान को हराकर जीता। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये किसने करवाया था? तो दारा सिको ने करवाया था, जिसका नाम था शीर ए अकबर के नाम से करवाया था। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और शाहजहां के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जहांगीर का बल्ख का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये आपका सही नहीं है। बाबर और खानवा का युद्ध, अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं का चौसा युद्ध, ये सब आपका सुमेलित है और ये आपका डी ऑप्शन डी नंबर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। और इसी सूरत अधिवेशन में 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उस समय कांग्रेस दो दल में बट गया, नरम दल और गलम दल में बट गया। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस शिलालेख में कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है 13वां शिलालेख में। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यक्षगान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रकार की उपज है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा से संबंधित है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। ये आपको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर की दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर
स्थित पतन युग्म है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सुएज नहर के जो उत्तरी प्रवेश द्वार है, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश है उस पर पोर्ट सईद है। क्या नाम है? पोर्ट सईद है। और जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उस पर पोर्ट सुएज है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। और सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है और अधिकतम चौड़ाई 365 किलोमीटर है और गहराई भी इसका 16.5 मीटर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, बृहत हिमालय और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है आपका, शून्य आधार बजट की अवधारणा है? शून्य आधार बजट की अवधारणा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, पीटर ए पायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? जो भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसे नाम से है आरबीआई। इस आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर प्रश्न है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची से संबंधित है? किस सूची से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, समवर्ती सूची से संबंधित है। जो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 48 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न का 42 नंबर प्रश्न है, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। सही है। भारत में जो रबी फसल होता है अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है, यही आपका सही है। और मार्च अप्रैल तक रबी फसल। अभी गेहूँ जो होता है, गेहूँ हम लोग का अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और अब मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका ये भी सही है। ठीक है। और देखिए भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन, ये भी आपका सही है। और आंस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की फसल होती है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया? किसानों को प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, चंपारण का दौरा किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चंपारण का दौरा किया। चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था और दांडी मार्च जो आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को चालू हुआ था और 6 मार्च 1930 ईस्वी तक चला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। ध्वज सत्याग्रह जो आपका 1923 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर प्रश्न है, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें खरीफ फसल जैसे धान था वो सब मक्का था, वो खरीफ फसल था। भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जून जुलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम घटते बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले बढ़ा लिखा जाता है। इसका विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, उसके बाद लाल मिट्टी का विस्तार है, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी, सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से
किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए 1955, वर्ष 1955, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भाग संख्या 4 में कितना है? भाग संख्या 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर प्रश्न है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर प्रश्न है, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए जोंगखा, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब जोंगखा। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और भूटान एक स्थलरूद्ध देश है, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा इथोपिया। इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और बोलिविया की राजधानी लाचपा है। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिंधु लिपि जो है आपका, सिंधु लिपि जो है ये आपका हड़प्पा लिपि से मिला है। सिंधु लिपि जो है हड़प्पा लिपि से मिला है। और मलयालम लिपि आपका करेली लिपि से मिला है। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि जो आंध्र लिपि है और मैथिली लिपि तिरहुत लिपि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 69 नंबर प्रश्न है, आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा केरल में स्थित है। ठीक है, और केरल के किस जिले में स्थित है? या कोट्टयम जिले में स्थित है। किस जिले में? कोट्टयम जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बी आर मेहता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बी आर मेहता। बी आर मेहता का पूरा फुल नाम बलवंत राय मेहता। पंचायती राज जो है वह किस राज्य सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2006 में पारित किया गया, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा लागू किया गया। अब अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी कृषि कार्य उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी की कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद है पंचवर्षीय योजनाओं का समान रूप से तैयार करती है, पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन की देखरेख करती है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में की गई थी।
और जी इस राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर प्रश्न है, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ग्राम सरकार में सम्मिलित होते हैं। जो आपका 13वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? 13वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, जो 13वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य कर्नाटक था। ठीक है, जो भारत में है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व वर्ष 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों का एक प्रायोगिक योजना शुरू किया? किन दो जिलों को एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए, इटावा तथा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ, इटावा तथा गोरखपुर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, श्रीलंका के साथ नहीं जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? मानस नदी की निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ, भूटान से सीधे प्रवेश करती है। अगला प्रश्न बात करें। अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी 2010। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है 2010 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यह भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत किया गया है। जो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हो? आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, राम सुभंश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ, राम सुभंश। लोकसभा का गठन कब किया? लोकसभा का गठन वर्ष 1952 ईस्वी में किया गया था। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालंकर थे। ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, जो मोरारजी देसाई थे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर प्रश्न है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त सही है? विद्यार्थी को नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट से आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ही होगा। उत्तर लेंस को रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर लेंस को रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। और उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, और किसी भी दोष को देखने के लिए हम लोग न्यूनतम कितना 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न होगा 97 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, आद्र मैरी एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आद्र मैरी एम्पियर ने दिया था। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है और इसका द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है और हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर प्रश्न है, डैश उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के
अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। डैश टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए टेलनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ टेलनेट दूरी करता है। अगला प्रश्न आपका 100 नंबर प्रश्न है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY और छुरीदार तथा पीले रंग के पौधे बीज वाले पौधे में संस्करण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? F1 के बीज कैसे होंगे? गोले और हरे, झुरीदार और पीले, झुरीदार और हरे, गोल और पीले। ऑप्शन नंबर ए इसका गोल और पीला हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 101 नंबर प्रश्न है, घरेलू साथियों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? घरेलू साथियों के लघुपथन अथवा अभिभारण के बचने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा फ्यूज का उपयोग। फ्यूज जो होता है, फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज जो होता है आपका SN जिसे टीन कहते हैं और PB जिसे लेड के बना होता है। SN और PB से बना होता है फ्यूज। अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म झिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? सूक्ष्म झिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग भी होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 103 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा परमाणु क्रमांक वाला 7 वाला तत्व। अगला प्रश्न आपका 104 नंबर प्रश्न है, वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से। पृथ्वी का अपनी धुरी की गर्मी से। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत होगा। पृथ्वी के चक्कर लगाने से, ये भी आपका गलत होगा। दाब प्रवणता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा दाब प्रवणता से। अगला प्रश्न आपका 105 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1966 इसमें डैश के द्वारा की गई थी। प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकीर्णन की घटना की खोज 1966 में डैश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक है। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया। किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था और हेनरी मेसलर ने आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत दिया था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? परागकण, निषेचन, भ्रूण, नवोभिद। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, इनमें कौन सा विद्युत का कुचालक है? कुचालक उसको कहते हैं जिसमें करंट नहीं जाता, जिसमें करंट नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक में करंट नहीं जाता है। चांदी जो होता है, चांदी आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चलाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न है, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन नंबर बी मीथेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा मीथेन उत्सर्जित होता है। ठीक है। हीलियम जो है, हीलियम एक निष्क्रिय गैस होता है। हीलियम क्या होता है? हीलियम एक निष्क्रिय गैस होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्त का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा विटामिन के कारण। ठीक है। विटामिन A, D, K कौन सा? विटामिन A, D, E, K। विटामिन A, D, E, K को जल में वासा में घुलनशील होता है। विटामिन A, D, E, K वासा में घुलनशील होता है और जल में विटामिन बी और सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, वासा में घुलनशील विटामिन आपका A, D, E, K होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं।
अगला प्रश्न आपका 125 नंबर प्रश्न है, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है, जो उनके चलन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसका नामकरण जैकोब कीलन नामक वैज्ञानिक किसने किया था? जैकोब, कौन? जैकोब कीलन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1738 ईस्वी में किया गया था। इस संघ के जो जंतु होता है वो समुद्री होते हैं। जो इस संघ के जंतु होते हैं क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। अगला प्रश्न 126 नंबर प्रश्न है, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी 35,786 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ 35,786 किलोमीटर। अगला प्रश्न 127 नंबर प्रश्न है, फ्लोई एश प्रदूषक किसके कारण होता है? फ्लोई एश प्रदूषक किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोई एश कैसे बनता है? फ्लोई एश ज़्यादा कोयला से निर्मित महीन कणों के द्वारा बनता है और फ्लोई एश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन। ये आपका बर्नौली के सिद्धांत पर, किसमें? बर्नौली के सिद्धांत पर स्थित है। अगला प्रश्न है 129 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रोसाइनोफिलोरोग्राफ ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एपिलेप्सी को पहचानने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका 130 नंबर प्रश्न है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर, जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के खोए वृत्तकार पर घूमता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए बोहेर, ऑप्शन नंबर ए होगा बोहेर ने कहा था। परमाणु के जो नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक खुद रदरफोर्ड ने किया था। ये लोग आप ध्यान में रख सकते हैं। 131 नंबर प्रश्न है, पौधों के इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से बने होते हैं? पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ नाइट्रोजन से प्राप्त होते हैं। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में परमाणु है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोज, जाइलोज और मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जाइलोज का सूत्र जो होता है, जाइलोज का सूत्र C5H10 और O5 होता है। कितना होता है? O5 होता है। यह सबसे शर्करा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है वह सबसे सरल शर्करा है। ठीक है, ग्लूकोज होता है एल्डो शर्करा, ग्लूकोज होता है एल्डो शर्करा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न है, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल की ओर है। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल की ओर है। विचलन घटता है, अपवर्तनांक बढ़ता है। विचलन घटता है और अपवर्तनांक बढ़ता है। विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक बढ़ता है। विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा विचलन घटता है और अपवर्तनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न 134 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 कैलोरी जूल है, तो बताइए कि उत्पादक पर स्तर पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, इसको बताना है। चौथी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा 5000 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, जो मान लीजिए ये हो गया आप, ठीक है, यह त्रिभुज बना ले। ठीक है, ये हो गया आपका उत्पादक जो है, ये उत्पादक हो गया। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता इसमें हो गया और द्वितीय उपभोक्ता इसमें हो गया और तृतीय उपभोक्ता इसमें हो गया। ठीक है, जो बांझ को होता है ना, बांझ को उपलब्ध ऊर्जा कितना चाहिए? बांझ को उपलब्ध ऊर्जा 5 कैलोरी, कितना 5 कैलोरी जूल, और मेढक को उपलब्ध ऊर्जा का कितना? मेढक को उपलब्ध ऊर्जा का 5 कैलोरी जूल का 10%, ना 5 कैलोरी जूल का 10% होना चाहिए। और घास को उपलब्ध ऊर्जा का 5000 कितना होता है? 5000 कैलोरी जूल होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं 135 नंबर प्रश्न आपका, लिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? आँखों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेलेनिन, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर होगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।